नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल भारत की स्थिति और विस्तार से होंगे और कुछ सवाल पर्यावरण और पारिस्थितिकी से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी गोवा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टिकोण से सिक्किम है। तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से यूनियन टेरिटरी सबसे छोटी पूछी जाए तो इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप समूह। और भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है लक्षद्वीप। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य यदि पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में फिर महाराष्ट्र के बाद में फिर आपका आएगा बिहार और बिहार के बाद में फिर आएगा पश्चिम बंगाल। बिहार के बाद में फिर आएगा पश्चिम बंगाल। तो ये पॉपुलेशन वाइज भारत के सबसे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, पॉपुलेशन वाइज। और अगर इसमें एरिया को आधार बनाया जाएगा तो एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फिर दूसरे नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र, और फिर चौथे नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, और फिर 5वें नंबर पर आएगा गुजरात। तो एरिया वाइज देखो, पॉपुलेशन वाइज भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। और एरिया वाइज भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और इसी सवाल को यदि ऐसे पूछा जाए कि भारत के सबसे छोटे राज्य एरिया वाइज, तो एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया में। दूसरे नंबर पर सिक्किम आता है, और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा। तो गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा यानी जीएसटी, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, ये एरिया वाइज भारत के सबसे छोटे राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी अगर एरिया वाइज सबसे बड़ी पूछी जाए, यानी सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन है, तो यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ी है लद्दाख यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ी है। फिर दूसरे नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। और फिर इसके बाद में चौथे नंबर पर आती है दिल्ली, पांचवें नंबर पर आता है पुडुचेरी, छठवें नंबर पर आता है दमनदीप और दादर नगर हवेली। और फिर सातवें नंबर पर आता है चंडीगढ़, और आठवें नंबर पर है लक्षद्वीप। तो ये एरिया वाइज जो है यूनियन टेरिटरी है। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी लद्दाख, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, दमनदीप, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। नेक्स्ट सवाल, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है भारत। इसका सही जवाब है भारत। तो हिंद महासागर से जितने भी देश लगे हैं, चाहे वो एशिया के हों चाहे अफ्रीका के हों, इन देशों में सबसे अधिक तटरेखा वाला देश है भारत। और अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तटरेखा की लंबाई वाला देश है कनाडा याद रखिएगा, कनाडा की तटरेखा विश्व में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट सवाल, पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र
पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी 3। तो जो पुडुचेरी है उसका विस्तार 3 राज्यों में है। जैसे पुडुचेरी में कुल 4 जिले हैं, पुडुचेरी में कुल 4 जिले हैं। इनमें एक जिला आता है कराईकल। पुडुचेरी का एक जिला है कराईकल। पुडुचेरी का दूसरा जिला है पुडुचेरी ही नाम का। पुडुचेरी का तीसरा जिला है यनम और पुडुचेरी का चौथा जिला है माहे। तो पुडुचेरी के ये 2 जिले कराईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है। और यनम ये जो पुडुचेरी का जिला है वो आंध्र प्रदेश में है, और पुडुचेरी का जो चौथा जिला माहे है वो केरल में है। इस सवाल को यदि ऐसे पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है, तो पूर्वी तट और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित भारत का राज्य या यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। क्योंकि तमिलनाडु पूर्वी तटीय राज्य के अंतर्गत आता है, और ये कराईकल और पुडुचेरी और साथ ही साथ यनम आंध्र प्रदेश, ये तीन जिले पुडुचेरी के पूर्वी तट से संबंधित हैं। और जो माहे पुडुचेरी का एक जिला है जो कि केरल राज्य में है और केरल पश्चिमी तट पर है। तो ये भी पुडुचेरी की एक खास विशेषता है कि पुडुचेरी भारत का एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका कुछ भाग पूर्वी तट पर स्थित है और कुछ भाग पश्चिमी तट पर स्थित है। आप जानते हैं कि पुडुचेरी पहले फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, और 1954 में पुडुचेरी को फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया। ठीक है, और पुडुचेरी में एक बहुत फेमस जगह पाई जाती है अरिकामेडू, इसको भी याद रखिएगा, ये पुडुचेरी में है। और पुडुचेरी भारत में केरल के बाद में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। जैसे भारत के केवल 2 ही राज्यों में लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, एक तो केरल जिसका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 है, और दूसरा एकमात्र जो है केरल के बाद में राज्य है पुडुचेरी। इसके अलावा पुडुचेरी का जो माहे जिला है, भारत के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला माहे है। इसके अलावा माहे की एक विशेषता और है, भारत में सबसे जो छोटा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो माहे है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला लेह जिला है। निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाने वाला जो है राज्य है अन्य राज्यों के साथ में, वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक जो है विदेशी राष्ट्र नेपाल सीमा बनाता है। जैसे उत्तर प्रदेश से जो 8 राज्य सीमा बनाते हैं, इन 8 राज्यों में यूपी के पूरब में बिहार है, झारखंड है, यूपी के पूरब में बिहार है, झारखंड है, यूपी के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यूपी से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के यदि हम पश्चिम में देखें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान है, हरियाणा है, और उत्तर प्रदेश के उत्तर में यदि देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है, और इसके बाद में हिमाचल प्रदेश के बाद में फिर आपका आता है उत्तराखंड। तो ये तो 8 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है।
इसके अलावा एक यूटी भी उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है और इस यूटी का नाम है दिल्ली। और एक देश उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है और इस देश का नाम है नेपाल। यूपी अपनी सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ में बनाता है और उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं और हिमाचल प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश का एक ही जिला सीमा बनाता है और इस जिले का नाम है सहारनपुर। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है 5, 8, 9 या इससे अधिक। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली है, पुडुचेरी है, फिर इसके बाद में दमनदीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। और भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, अभी हमने आंकड़ा लिखा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लद्दाख और एरिया के दृष्टिकोण से भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। तो जैसे आप मैप में देखते हैं तो ये हमारा लद्दाख है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर दिल्ली है, फिर इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, दमनदीप दादर नगर हवेली और पुडुचेरी। ठीक, अभी हमने जो है लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पुडुचेरी का 2 जिले कराईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है और यनम जिला आंध्र प्रदेश में है और माहे जिला केरल में है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश, लगभग 4096 किलोमीटर। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से है, करीब 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर चीन है और करीब 3488 किलोमीटर की सीमा चाइना के साथ में है। तीसरी सबसे लंबी सीमा भारत की पाकिस्तान के साथ में है, लगभग 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ में है। फिर चौथे नंबर पर नेपाल के साथ में है, करीब 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ में है। नेपाल के बाद में म्यांमार 5वें नंबर पर है और ये 1648 किलोमीटर की सीमा लगभग म्यांमार के साथ में है। 6वें नंबर पर भूटान आता है, भूटान लगभग 699 किलोमीटर का बॉर्डर जो है भारत भूटान के साथ में बनाता है। और सबसे छोटी जो सीमा बनाता है भारत वो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर का बॉर्डर भारत बनाता है। तो अगर आप ये क्रम याद कर लेंगे तो आपके काफ़ी सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे भारत किस देश के साथ में अपनी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है, या भारत किस देश के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ में भारत सबसे अधिक सीमा बनाता है और अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के वो पड़ोसी देश जिनका भारत के साथ स्थलीय सीमा विस्तार है उनकी संख्या 7 है। जैसे भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और पाकिस्तान से लगने वाले जो राज्य भारत के, जैसे गुजरात पाकिस्तान के साथ में लगता है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ में लगता है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख ये पाकिस्तान के साथ में लगते हैं। और लगभग 3323 किलोमीटर का बॉर्डर भारत पाकिस्तान के बीच में है और इस बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रभावी सीमा रेखा है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद भी इतना बॉर्डर हम लोग अफगानिस्तान के साथ में साझा करते हैं 106 किलोमीटर का। और जो लद्दाख है वर्तमान में वही अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर बनाता है। फिर ये चाइना है, भारत के उत्तर में चाइना है,
चाइना के साथ हमारा लगभग जो है 3488 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है। और चाइना से लगने वाले राज्यों को यदि देखें तो इनमें एक लद्दाख आता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश आता है, और तीसरा उत्तराखंड आता है, चौथा सिक्किम आता है, और पांचवा अरुणाचल प्रदेश आता है। आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम की घोषणा की गई है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत उन गांवों का विकास किया जाएगा जो कि चीन की सीमा के साथ में लगे हैं, यानी चीन की सीमा के साथ में लगे गांवों का विकास किया जाएगा एक योजना के तहत, और इस योजना का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और अगर पूछा जाए कि यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे किन किन राज्यों के लिए होगा, तो जाहिर सी बात है जो राज्य चीन के साथ में सीमा बनाएंगे, तो चीन के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, यूनियन टेरिटरी में लद्दाख हो गया, और हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश है। फिर इसके बाद में ये नेपाल है। नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों में एक तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और ये सिक्किम है। ये राज्य नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। और भारत और नेपाल के बीच में एक नदी भी सीमा बनाती है, इस नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं भूटान के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों में जैसे इधर पश्चिम से सिक्किम सीमा बनाता है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, भूटान के साथ में असम भी सीमा बनाता है, भूटान के साथ में अब पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में बांग्लादेश, जिसके साथ में हमारा सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनता है 4096 किलोमीटर का, तो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ में असम सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ में मेघालय सीमा बनाता है, और त्रिपुरा और मिजोरम ये बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार किन किन राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ में म्यांमार सीमा बनाता है, नागालैंड के साथ में म्यांमार सीमा बनाता है, मणिपुर के साथ में म्यांमार सीमा बनाता है, और मिजोरम के साथ में भी म्यांमार सीमा बनाता है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से राज्य अपने जो है बेटा भारत के पड़ोसी देशों के साथ में सीमाएं बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं, ये तमाम सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप मैप से इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। एडम ब्रिज निम्न में से किन दो देशों के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और म्यांमार, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, और ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। तो एडम ब्रिज स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। एडम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जैसे ये भारत है और ये अपना भारत है, श्रीलंका है। तो तमिलनाडु में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप, ठीक है, पंबन द्वीप। तो ये रामेश्वरम द्वीप या इसको पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप का सबसे आखिरी छोर है धनुषकोडी। यहाँ पर पंबन द्वीप है और पंबन द्वीप का सबसे आखिरी छोर है धनुषकोडी। धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका के तलैया मन्नार तक, धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका के तलैया मन्नार तक जो है राम सेतु बना है, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये राम सेतु है। और जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राम सेतु की शुरुआत कहाँ से होती है, तो राम सेतु की शुरुआत होती है धनुषकोडी से। राम सेतु की शुरुआत होती है धनुषकोडी से, और यह राम सेतु जाता है तलैया मन्नार तक। राम सेतु जाता है तलैया मन्नार तक। तो धनुषकोडी से लेकर के तलैया मन्नार तक राम सेतु जाता है। कभी कभी पेपरों में जाफना भी पूछा जाता है। तो ये श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है, ये वाला भाग, इसे जाफना प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो जाफना प्रायद्वीप है एक, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक। भारत का प्रादेशिक जल फैला है। ऑप्शन ए 5 समुद्री मील, ऑप्शन बी 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी 15 समुद्री मील, और ऑप्शन डी 2 समुद्री मील। और इसका सही जवाब है 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील। किसी भी देश का
जो प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है यानी मैरीटाइम बेल्ट होती है, टेरिटोरियल बेल्ट होती है, वो 12 नॉटिकल माइल तक होती है। जैसे ऐसे देश जो तटीय है और वो उनका समुद्री क्षेत्र में कहाँ तक एकाधिकार होता है, इसके लिए 1982 में एक संधि बनाई गई थी जिसको कहते हैं अंक्लॉस यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो अंक्लॉस 1982 के अनुसार जो देशों का जो समुद्री विस्तार है या समुद्री क्षेत्रों में एकाधिकार है उसको निम्नलिखित भागों में जैसे बांटा जाता है। इसमें से एक होता है टेरिटोरियल सी। अब जैसे मान लीजिए ये आपका स्थल है, ठीक है, ये आपका लैंड मास है यानी ये स्थल है। तो ये तो हो गई तटरेखा और यहाँ पर ये इस प्रकार से जल भरा हुआ है, ये समुद्री क्षेत्र है, ये समुद्री क्षेत्र है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कटी फटी तटरेखा है, इस कटी फटी तटरेखा को आधार मानते हुए एक काल्पनिक लाइन खींच देते हैं। इसी काल्पनिक लाइन को कहते हैं बेस लाइन। फिर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं प्रादेशिक जल क्षेत्र या मैरीटाइम बेल्ट। और ये भी आप जो है याद रखिएगा कि जो नॉटिकल माइल होता है, वो नॉटिकल माइल जो होता है वो स्थलीय मील से बड़ा होता है, यानी 1 नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, जबकि एक स्थलीय मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो नॉटिकल माइल है वो बड़ा होता है और जो स्थलीय मील है वो बड़ा होता है। तो बेस लाइन से समुद्री क्षेत्रों में 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है समुद्री क्षेत्र में, वो उसे कहते हैं मैरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल सी यानी प्रादेशिक जल क्षेत्र। और यहाँ पर ठीक है, जैसे भारत का समुद्री जल क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल, तो भारत यहाँ के जल का प्रयोग, यहाँ पर पाए जाने वाले संसाधनों का विदोहन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई भी दूसरा देश भारत के जो प्रादेशिक जल क्षेत्र में है किसी भी प्रकार का कोई इंटरफियर नहीं करेगा। फिर दूसरा जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, और ये कॉन्टिग्यूअस जोन होता है बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल। तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है उसको कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं। यानी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, यानी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से किसी भी दूसरे देश का जहाज भारत की अनुमति के बिना यहाँ एंटर नहीं कर सकता है। और समुद्री क्षेत्र में भारत के जितने भी वित्तीय अधिकार होते हैं वो आपके कॉन्टिग्यूअस जोन से प्रारंभ हो जाते हैं। यानी अगर किसी दूसरे देश का कोई जहाज आएगा तो उसको जो भी कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, वो सब यहीं पर अदा करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है उसको कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। और फिर बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। और 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो क्षेत्र होता है उसे हाई सी कहते हैं, उसको उच्च सागर कहते हैं। और हमारे पूरे जलमंडल का जो सबसे बड़ा भाग अगर पूछा जाए किस रूप में पाया जाता है, जो है मैरीटाइम बेल्ट के रूप में पाया जाता है, या आपका कॉन्टिग्यूअस जोन के रूप में पाया जाता है, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में पाया जाता है, या हाई सी के रूप में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ये हाई सी के रूप में पाया जाता है। और हाई सी में किसी भी देश का एकाधिकार नहीं होता है, यानी हाई सी एक प्रकार से सभी देशों के लिए समान रूप से खुला होता है। जैसे आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये मान लीजिए ये लैंड है, ठीक है, ये मान लीजिए ये लैंड है
और ये है आपका तटरेखा कटी फटी है। तो हमने इस कटी फटी तटरेखा को सीधी करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को ही कहा जाता है बेस लाइन, इस लाइन को ही कहते हैं बेस लाइन। और बेस लाइन, ये देखिए बेस लाइन लिखा है, और बेस लाइन के अंदर जो जल भरा हुआ है उसको कहते हैं इंटरनल वाटर। तो बेस लाइन के जो अंदर जल भरा है उसको इंटरनल वाटर के नाम से जाना जाता है। फिर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक का जो क्षेत्र है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी का जो क्षेत्र है उसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है, बेस लाइन से 24 नॉटिकल, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का भाग, ये वाला भाग कहलाएगा मैरीटाइम बेल्ट। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का जो भाग है उसको कहा जाएगा जो है कॉन्टिग्यूअस जोन। और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो भाग है उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी इसके बाद का जो सागर है उसको उच्च सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला पार्ट इंटरनल वाटर का, ये जो पार्ट हो गया मैरीटाइम बेल्ट का, कॉन्टिग्यूअस जोन का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इसके बाद का हाई सी। अंक्लॉस फुल फॉर्म लिखा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और ये अंक्लॉस 1982 में आया था। इसके पहले कैनन शॉर्ट टूल चला करता था। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है, अभी हमने डिस्कस किया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 समुद्री मील, 200 नॉटिकल माइल। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, पहला ऑप्शन सही है इसमें। जैसे भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश है, ऑप्शन ए मालदीव श्रीलंका, ऑप्शन बी श्रीलंका बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका इंडोनेशिया और ऑप्शन डी मालदीव मॉरिशस। तो भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश है, ऑप्शन ए मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी मध्य अंडमान, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन डी सालसेट द्वीप। तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मध्य अंडमान। और सालसेट द्वीप, अगर पूछा जाए मुंबई किस द्वीप पर बसा है तो इसको याद रखिएगा, मुंबई सालसेट द्वीप पर ही बसा है। मुंबई सालसेट द्वीप पर ही बसा है। मुंबई सालसेट द्वीप पर ही बसा है। और अगर ये, चूंकि भारत के सभी नगरों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई है, जैसे मुंबई की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है जनसंख्या के मामले में, तीसरे नंबर पर कोलकाता आता है जनसंख्या के मामले में, और चौथे नंबर पर चेन्नई। ये भारत के जनसंख्या सबसे बड़ी जनसंख्या वाले 4 महानगर हैं। और सवाल ऐसे पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो फिर इसका सही जवाब होगा सालसेट द्वीप। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो ना तो तटीय हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो ना तो तटीय हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5। अब जैसे इन 5 राज्यों में एक तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ना तो तटीय है और ना ही किसी भी दूसरे देश के साथ में सीमा बनाता है। दूसरा इसमें आएगा छत्तीसगढ़, और तीसरा फिर आएगा झारखंड, और चौथा इसमें आपका आएगा तेलंगाना, और फिर पांचवें नंबर पर आएगा इसमें हरियाणा। तो ये 5 राज्य है जो ना तो तटीय है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के मानचित्र कौन जारी करता है? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी सर्वे ऑफ इंडिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भारत के मानचित्र जारी करता है सर्वे ऑफ इंडिया। और ये सर्वे ऑफ इंडिया
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है, पहला ऑप्शन। और 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारत का सबसे बड़ा जिला, ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है और दूसरा सबसे बड़ा जिला कच्छ है। और अगर सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो माहे सबसे छोटा जिला है। सर क्रीक कहाँ पर है? कच्छ केरल में, खंबात की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर क्रीक कच्छ केरल में है और ये सर क्रीक कच्छ केरल में स्थित एक दलदली एरिया है, एक कह सकते हैं कि आप जलीय भाग है और जिस पर पाकिस्तान अपना दावा जताता है। तो अगर पूछा जाए सर क्रीक किन दो देशों के बीच में विवादित है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? ऑप्शन ए एर्नाकुलम और हुबली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एर्नाकुलम और हुबली, जैसे जुड़वा नगर भी इसको बोला जाता है। जैसे कि कुछ 2-3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर कहलाता है सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर कहलाता है सिकंदराबाद। इसी प्रकार से कर्नाटक में धारवाड़ और कर्नाटक का ही हुबली, धारवाड़ और हुबली, ये भी जो है एक प्रकार से सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आते हैं। और साथ ही साथ केरल में कोचीन, और कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। तो एक प्रकार से ये सैटेलाइट टाउन के अंतर्गत आते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। तो अरुणाचल अपनी सीमा भूटान के साथ लगाता है, चीन के साथ, लेकिन अरुणाचल की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। और मेघालय भी अपनी सीमा चीन से नहीं लगाता, नेपाल से। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा बनाता है और ये जो है भूटान के साथ में, लेकिन पश्चिम बंगाल चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो बचा ऑप्शन सिक्किम, इसलिए सिक्किम सही है। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन तीनों के साथ में सीमा बनाता है। पर्यावरण से प्राय है, ऑप्शन ए भूमि, जल, वायु, पौधे और पक्षियों की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ऑप्शन सी भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए पर्यावरण क्या होता है। जैसे पर्यावरण हिंदी के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें एक शब्द आता है परि और दूसरा शब्द आता है आवरण। परिधन आवरण, यानी हम अपने आप को यदि एक बिंदु मान ले तो हम किन किन चीज़ों से घिरे हुए हैं, वो तमाम सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल भी आ जाता है, पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आ जाता है, पर्यावरण के अंतर्गत वायुमंडल भी आ जाता है। तो स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी चीज़ें आती है। जल मंडल में सागर, महासागर, और वायुमंडल में हम वायुमंडल या जो भी हम वायुमंडल की परतें पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिलकर के ही जो है पर्यावरण कहलाती हैं। और ये परिभाषा 1986 के एक्ट से ली गई है, क्योंकि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम में पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, ठीक है, या मिट्टी है, लाइट है, प्रकाश है, वर्षा, आर्द्रता, ठीक है, यानी इनमें से कुछ चीज़ें बायोटिक है और कुछ चीज़ें एबायोटिक है, यानी सजीव चीज़ें भी है और निर्जीव चीज़ें भी है।
ये जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं उसी को सम्मिलित रूप से पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा जाए कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरन से हुई है, और एनवायरन का अर्थ होता है सराउंडिंग। तो याद रखिएगा, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है एनवायरन, और एनवायरन का अर्थ होता है सराउंडिंग, यानी जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं वो सब चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, भौतिक और जैविक तंत्रों से, भौतिक और जैविक तंत्रों से, भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। इसका ऑप्शन है डी सही। अब जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, तो जैसे पर्यावरण के घटकों में एक होता है जैविक घटक, एक होता है जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है अजैविक या भौतिक घटक, अजैविक या भौतिक घटक, अजैविक या भौतिक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट, और तीसरा इसमें होता है ऊर्जा घटक, एनर्जी कंपोनेंट। तो जैविक घटकों में आमतौर पर हम लिविंग चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे जैविक घटकों में आपके प्लांट और एनिमल वगैरह आ जाएंगे, प्लांट एनिमल, जैविक घटकों में प्लांट और एनिमल। और अजैविक घटकों में आमतौर पर नॉन लिविंग चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे मिट्टी है, ये क्या है, अजैविक घटक है, कोई पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सारी की सारी चीज़ें अजैविक घटकों के अंतर्गत आती है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछने के लिए मतलब अंतर करने के लिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से पर्यावरण का कौन सा जैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक है, तो इसके लिए थंब रूल यही है कि आमतौर पर जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो जैविक घटकों के अंतर्गत आती हैं और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो अजैविक घटकों के कारण होती है। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि आर्द्रता या प्रकाश या नमी या जो है बेटा कोई भी कार्बन या जो है कोई तत्व का नाम दे दिया जाए, कोई खनिज का नाम दे दिया जाए, या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा कोई नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये पर्यावरण के जैविक घटक हैं अजैविक, तो इसका सही जवाब होगा अजैविक घटक। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानव एवं पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उसी जो है बेटा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस बात को डिसाइड किया गया कि अब हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से आगे के सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम एक और जो है वीडियो लेकर के आएंगे, तो जो भी जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन वगैरह, क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21, ये जितने भी एनवायरनमेंट से संबंधित मुद्दे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बना करके लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको अप्रिशिएट करिए, शेयर करिए। गुरुकुल एकेडमी के द्वारा एक और चैनल बनाया गया है गुरुकुल एकेडमी ब्लॉग्स के नाम से, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही नित्य नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी हमारे अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।